डॉक्टर साहब, आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया का दिन जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल की जानिब से कहा गया है कि पाक फ़ज़ाइया मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। यौम फ़ज़ाइया जी, और 7 सितंबर जी, बड़ा ज़बरदस्त दिन, और इसमें जो है वो 1 मिनट में जी, 5 तैयारे जो MM आलम उन्होंने गिरा दिए थे। और ये हंटर हॉक गालिबन इनका नाम था उस वक्त जो तैयारे मौजूद थे। हॉकर हंटर या हंटर हॉकर जो बरतानिया से उस वक्त एयरफोर्स में आए थे, इंडियन एयरफोर्स में भी, और लेकिन पाकिस्तान के पास भी शायद होंगे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 1 मिनट में 5 तैयारे गिरे और 30 सेकंड में 4 गिर गए थे। यानी ये भी एक 30 सेकंड में 4 तैयारे उन्होंने गिरा दिए थे। तो जो ये MM आलम साहब हैं, मोहम्मद महमूद आलम साहब, 2013 में इनका इंतकाल हुआ और ये मेरे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए थे। सही। तो बड़े इनके मतलब एक दीनदार किस्म की शख्सियत थे और बड़े ज़बरदस्त। लेकिन आप ये देखें कि 30 सेकंड में, अच्छा आज की तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है ना जी, मतलब ये आप देखें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है वैसे भी हम लोगों के लिए, इससे कतई नज़र कि हम एयरफोर्स में हैं या नहीं हैं या क्या, कि टेक्नोलॉजी आप देखें कि किस कदर ज़रूरी है कि हम ये जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। उस ज़माने में ना तो ये सारा, ना कोई सेल सिस्टम, ना कोई मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा रेडार्स होंगे, ना ये प्रॉपर जो जहाज़ों की डॉग फाइट या जो भी उस वक्त की सूरत हाल बनी होगी उसमें ये उनको एजाज़ हासिल हुआ। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे, अब तो आप देखें ना कोई F-35 तैयारे, और अभी हमने जो चाइना के देखे वहाँ पे डोंगफेंग सारे उनके मिसाइल्स और ये और सारा, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उस वक्त न्यूक्लियर पावर नहीं था, भारत भी नहीं था, एक बिल्कुल कन्वेंशनल वॉर थी। लेकिन उसमें जो बड़ी फ़ौज की तो अपनी जगह, वो तमाम इन दिनों में हम जिक्र होता रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारात में और हर जगह, सियालकोट में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या, लेकिन जो ये फ़ज़ाइया वाला हुआ है सिलसिला, और चूँकि इस साल भी फ़ज़ाइया ने अपना काफ़ी हाथ साफ किया राफेल तैयारों पे, तो इसलिए वो जो है वो, लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि ये कितना, जब उनसे बात, उस वक्त भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जब व्यूज़ और न्यूज़ में आए शुरू में 2003-4 में, तो वो उनसे मैंने पूछा तो वो बड़े एक कहते हैं ना एक मस्कीन तबीयत के शख्सियत, बहुत धीमे मिजाज के थे। तो उन्होंने फिर बताया कि ये किस तरह से हुआ था और कैसे हुआ था, और अल्लाह की मदद शामिल हुई, उन्होंने जहाज़ गिरा दी 30 सेकंड में 4 जहाज़। और फिर एक निशान हैदर भी एयरफोर्स के पास है, और वो राशिद मिन्हास शहीद, 20 साल उनकी एज थी, और जहाज़ उनका जो है वो उस वक्त हाईजैक करने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने जहाज़ गिराया और वहाँ नहीं जाने दिया जहाँ उनको ले जाया जा रहा था, और उन्होंने जाम शहादत नोश किया, तो निशान हैदर हासिल किया उन्होंने। तो अब तो एयरफोर्स और नेवी और ये इतना, और अब तो स्पेस और कहाँ कहाँ चला गया। लेकिन उस ज़माने में आप देखें ना, अब जैसे राशिद मिन्हास हैं, MM आलम हैं, बाकी लोग सारे जो अब भी, लेकिन उस वक्त तो बहुत, क्योंकि उस वक्त तो कुछ बिल्कुल ही ऐसे ना कि सामने देख रहे हैं जहाज़ आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कोई रिडार्स नहीं है, कोई स्टील्थ नहीं है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी इंटेल नहीं आ रही आपको। तो उस वक्त आप सोचें तो आप कहते हैं कि क्या बहुत ज़बरदस्त कारनामा है इन्होंने। तो ये जो है ये सारा, अच्छा अब बाकी जो कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त, ऐसा लगता है जैसे एक तारीख कुछ ऐसी लिखी जा रही है कि जो बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं, बहुत बड़े फैसले। पहले तो अब कोशिश करूँगा कि इस वक्त में आता कर लूँ ज़रा जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में और जो आगे इम्कानात पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो एक रेड हुआ था जो नॉर्थ कोरिया की बड़ी उनकी होंडाई, अच्छा बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी गाड़ियों की, जो ब्रांड्स हैं उसमें से जो नॉर्थ कोरिया की जो गाड़ियों की ब्रांड्स हैं उनमें से एक होंडाई भी है, जिनके प्लांट के ऊपर रेड हुआ था
अमेरिकन ने कल रेड किया था, वो जो कल हमने बात की थी कि रेड किया और 475 वहाँ पे लोगों को अरेस्ट कर लिया था। तो जो बड़ी ब्रांड्स हैं नॉर्थ कोरिया की जो इमर्ज हुई हैं पिछले चंद सालों में, इससे पहले तो जापान की ब्रांड थी ना, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ब्रांड भी बड़ी इमर्ज हुई हैं। मिसाल के तौर पे सैमसंग की बहुत बड़ी ब्रांड है उनकी, ये नॉर्थ कोरिया की ब्रांड है। मिसाल के तौर पे जो होंडाई है ये उनकी बहुत बड़ी ब्रांड है, और जो किया के नाम से गाड़ी हैं ये उनकी बहुत बड़ी ब्रांड है। तो बड़ी ब्रांड्स हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ये तो उनके होंडाई जो है उसके ऊपर रेड हुआ था। तो लेकिन ये है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ली नॉर्थ कोरिया के, उनका एक हाईएस्ट लेवल पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता हुआ है, और उस रब्ते के नतीजे में वो मामला ठीक हो गया है। यानी वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके जो लोग जिनको अरेस्ट किया था, वो लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे किसी भी वक्त। 475 या 500 की तादाद जो बयान हो रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स के जिनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके साथ ही जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, नॉर्थ कोरिया जो है ना वो और जापान, ये दोनों की ब्रांड्स, दोनों चूंकि बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, दोनों अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं भी, लेकिन इंडिपेंडेंट भी हैं काफ़ी हद तक, और आहिस्ता आहिस्ता नई दुनिया के लिहाज से ये अपनी सोच इनकी क़यादतों की बदल भी रही है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। तो उसमें जो है वो एक तो ये हुआ कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अशीबा, वो आज रिज़ाइन कर गए। एक तो बड़ा वाक़या ये पेश आया कि जापान, अच्छा ये अब नॉर्थ कोरिया में भी एक बहरान चल रहा है, और हमने कल उसको काफ़ी पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ली जो है उनको एक इंटरनल टर्मोइल का सामना है, लेकिन वो निकल जाएंगे आगे, क्योंकि उनसे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो मार्शल लॉ लगाने की कोई वगैरह वगैरह वो सारा बता चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ली साउथ कोरिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये जो प्राइम मिनिस्टर शीबा हैं ये आज रिज़ाइन कर गए जापान के। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, इनकी पार्टी इलेक्शन हार गई थी, तो अब इनकी पार्टी ही में से कोई दूसरा शख्स होगा, जो हो सकता है कोई खातून हो, वो एक खातून भी कम्पीट कर रही है। तो बहरहाल जब वो इन्हीं की पार्टी में से कोई यानी इनकी पार्टी इलेक्शन पार्लियामेंट में सीट्स तो हार गई थी, लेकिन इस पोजीशन में है कि वो किसी और को जो है वो वज़ीर आज़म बनाए, तो एक इंटरनल तब्दीली वहाँ पे आ जाएगी। ऐसा सच कोई बड़ा पॉलिटिकल बहरान वहाँ पे नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शीबा जो हैं इन्होंने बड़े कामयाब मुज़ाकरात किए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और 27.5% से ये लाने में कामयाब हो गए थे 15% तक। जो 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 टैरिफ्स हैं वो कामयाब हो गए थे, ऑटोमोबाइल्स पे वो टैरिफ लाने में कामयाब हो गए थे साउथ कोरिया के लोग भी, और ये भी काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो अब जापान में भी तो देखें ना, बड़ी ब्रांड्स हैं गाड़ियों की, यानी गाड़ियाँ जो हैं जापान की, यानी गाड़ी हो और जापान की ना हो और ब्रांड जापान की ना हो, तो आदमी सोचता है कि एक मिनट यार ये कौन सी, यानी सबसे बड़ी जो गाड़ियों की अगर ब्रांड आप दुनिया में पूछें कि कौन सी है, तो नाम आता है सबसे पहले टोयोटा। तो टोयोटा जो है वो सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं अमेरिका में टोयोटा, अब टोयोटा ही लोग लेते हैं, और 80% टोयोटा अमेरिका में ही बनती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वहीं पर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहीं पे टोयोटा बनती हैं। उसके बाद होंडा, उसके बाद जो है वो सुजुकी, उसके बाद मित्सुबिशी, उसके बाद निसान। तो ये जो हैं ये सारी सुबारो, ये सारी जो हैं ये जापानीज़ ब्रांड्स हैं, और आप देखें कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं। एक किसी भी अपनी किसी प्रोडक्ट को, अच्छा साउथ कोरिया में इसी तरह से गाड़ियों के वाले से बात करें तो डाइवो उनका है, उनकी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड है। अब ये जो ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स बनाना कोई आसान काम नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे ब्रांड्स को रिकग्नाइज़ किया जाए। तो आप सोचें कि एक मुल्क से कितनी ब्रांड्स बनाई हैं, ठीक है। तो टोयोटा उनकी है, अच्छा लेक्सस भी उनकी है, और फिर होंडा उनकी है, फिर मित्सुबिशी उनकी है, निसान उनकी है, तो ये सारी ब्रांड्स उनकी है। तो एनीवे तो जापान जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर ये था कि उनकी भी 15% हो गई, लेकिन वो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर उनको मिला। तो जो छोटी ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी बड़ी में वो होंडा और टोयोटा कहलाती हैं, वो फिर आपस में कंपटीशन भी है, तो मित्सुबिशी और वो उनको थोड़ी सी नाराज़गी। लेकिन एनीवे जापान की वज़ीर आज़म रिज़ाइन करके, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। साउथ कोरिया जो है उनके मामला तय हो गए कि वहाँ जो छापा पड़ा था वो मामला तय क्यों हुए जी? वो तय हो कैसे हो गए तय? अचानक छापा पड़ा, अगले दिन तय हो गया मामला।
वो तय इस तरह से हो गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक खामोश सफारतकारी बड़ी हद तक कामयाब हो गई है, और वो ये है कि वो साउथ कोरिया आने वाले हैं अगले आप समझें कि कोई 1.5 यानी अक्टूबर के एंड और नवंबर में वो साउथ कोरिया का उनका विजिट फाइनलाइज हो रहा है। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ कोरिया पैसिफिक के मुल्क साउथ कोरिया, वो साउथ कोरिया जिसके स्पीकर अभी मौजूद थे उस चाइना में, जो हमने बात की थी कल भी, कि उनके स्पीकर वहां मौजूद थे और उनकी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से किम जोंग से मुलाकात हुई थी, हैंडशेक हुआ था, कल हमने डिस्कस किया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया आ रहे हैं, और साउथ कोरिया वो आ रहे हैं एपेक की जो समिट हो रही है उसमें, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो उनका कमीशन या कमेटी जो एपेक, और एपेक जो है ये इस वक्त शायद दुनिया का सबसे बड़ा, मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक अगर कोई फोरम है ना इस वक्त, तो वो ये एपेक है। अच्छा, ये मेरा अपना ख्याल, उसकी वजह ये है कि बाकी तो ना G20 G7 इधर उधर, लेकिन एपेक में जो है वो उसकी जो मैं जो वजह बयान कर रहा हूँ एपेक की, उसमें 21 मुल्क हैं एपेक में, और ये एशिया पैसिफिक यानी एशिया पैसिफिक और पैसिफिक रिम जो है, अगर बैरुल काहिल को हम देखें, अगर हम 5th स्लाइड देखें तो एपेक जो है ये आप समझिए पैसिफिक रिंग के इसमें ममालिक हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं उनमें कनाडा भी है, उनमें अमेरिका भी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, उनमें न्यूजीलैंड भी है, चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, सिंगापुर में हेडक्वार्टर है एपेक का, तो सिंगापुर तो जाहिर है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अगर 4th हम देखें तो इनकी मेंबर्स देखें आप सिर्फ, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान। अच्छा, ताइवान चूंकि वो चाइना कैसे आने देगा ताइवान को, तो ताइवान जो है वो चाइनीज ताइपी के नाम से वहाँ पे नुमाइंदगी होती है, वो ताइवान एज अ ताइवान नहीं आता, वो चाइनीज ताइपी करके उसको यहाँ पे वो उनका एक डेलीगेशन आता है, वो चाइनीज ताइपी होते हैं, वो बैठे होते हैं कोई, लेकिन सबको पता होता है कि ताइवान के, वो चाइना भी कहता है कि ठीक है चाइनीज ताइपी बैठे हैं। अच्छा, तो इसमें जो है ये वियतनाम, रशिया भी इसका मेंबर है एपेक का, और उसके बाद जो है वो मेक्सिको, चाइना और ये। अच्छा, अब 21 मुल्क हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं यहाँ पे साउथ कोरिया, और क्यों आ रहे हैं? इसलिए एपेक के इजलास में, इसलिए कि उनकी चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात तय हो गई है, यानी एक अलास्का की मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, एक मुलाकात उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ काफ़ी हद तक तय हो गई है। और इस दौरान खामोशी से ये जो प्रेसिडेंट ली हैं साउथ कोरिया वाले, जिन्होंने ये फौरन अपना मसला हल करवाया है, उधर से जो आला तरीन सतह पे उन्होंने सारे साउथ कोरिया के लोग जो छोड़ दिए हैं, गलती से छापा पड़ गया था वो जो होंडे की फैक्ट्री में, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी। इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मैसेज दिया खामोशी के साथ, और उन्होंने कहा कि आप एपेक में आ जाएं, शी जिनपिंग तो आ ही रहे हैं, पुतिन भी हो सकते हैं आ जाएं, वो भी रशिया के मेंबर, वो भी एपेक में है, और मैं किम जोंग यून को भी बुला लेता हूँ, यानी मैं खसूसी तौर पे किम जोंग यून को भी बुला लेता हूँ। तो ये जो स्पीकर गए थे अभी चाइना, जो मैंने बात की थी कि उन्होंने स्पेशल मैसेज कन्वे किया, उन्होंने मैसेज ये कन्वे किया कि आप एपेक के इजलास में आ जाएं, और ट्रंप आ रहे हैं, तो उधर से उन्होंने कह दिया कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। सारे अपने मशवरा किया, उन्होंने प्रीमियर शी से पूछा आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा जा रहे हैं, अच्छा इधर उधर दाएं में बात करके उन्होंने गोएड दे दिया कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मैसेज। अच्छा, अभी बात हो ही रही थी, उधर वो छापा मार दिया किसी ने होंडाई में, वो सत्यानाश करने वाले फैक्टर भी होते हैं ना बीच में,
उन्होंने सत्यानाश, वो बीच में वो साउथ कोरिया वाले पूछ रहे हैं कि ये क्या है, एपेक के इजलास में हम इधर ट्रंप आ रहे हैं, इधर ये सारा मामला तय हो रहा है, तो इधर ये कहाँ से छापा मार दिया। वो आला तरीन सतह पे हटो बचो करके वो सारे लोग जो हैं 475 500 वो रिहा हो गए। उन्होंने कहा कि आज किसी और स्टेट में छापा मारो, भूल जाओगे ये होंडाई की तरफ के। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जनाब तैयारी पकड़ रहे हैं, और यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो प्रीमियर शी जिनपिंग से तय हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट जो किम हैं, उनको ख़ास तौर पे साउथ कोरिया दावत दे रहा है कि वो भी एपेक के इजलास में शरीक हो जाएं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एक और इवेंट जो कि उसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा आप ये जहन में रखें कि ये वो मुल्क हैं जो, अच्छा इसमें जापान भी है, इसकी जापान मेंबर है इसका, ठीक है ना। तो जापान भी है, चाइना भी, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत, कनाडा भी है। ये तो बहुत, अगर आप देखें तो एक बहुत पावरफुल, क्योंकि आमने सामने लाता है ना रशिया को, तीनों को। ये तीनों अगर किसी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ये रशिया और अमेरिका और चाइना, तो और भी फोरम से होते होंगे, लेकिन ये एक फोरम जो है उसमें तो इकट्ठे होते ही हैं ना सारे। और इकॉनमी के हवाले से कोई किसी किस्म का जो है ये वो कोई जंगी इत्तेहाद तो है नहीं, फौजी इत्तेहाद तो है नहीं। और पुराना इत्तेहाद आसियान के बाद यही बना था पैसिफिक रीजन में, बाकी उस वक्त कोई इत्तेहाद नहीं था। अच्छा अब ये है कि अब ये आप देखें, इसको आप ज़रा ये देखना शुरू करें कि साउथ कोरिया और जापान, अच्छा साउथ कोरिया जो कि क्वाड का हिस्सा, क्वाड तो ख़त्म हुआ, क्वाड का वजूद नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं आ रहे क्वाड के अंदर, क्वाड का वो ख़त्म हो गया वो, ठीक है। क्वाड वार्ड और ये सारे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आने की। और ये जो एक हिस्टोरिकल जो, अब जाहिर है कि अब चूँकि ये काफ़ी हद तक चीज़ आगे चली गई है, तो इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और इसकी जो तैयारी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो रही है। और ये CNN की मेन स्टोरी भी है आज की, 5th ट्रम्प क्वाइटली प्रिपेयरिंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ टू साउथ कोरिया 5th वेयर ही कुड सिट डाउन विद चाइनाज लीडर। लेकिन ना सिर्फ ये कि चाइना लीडर के साथ, बल्कि नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ भी।